हैं, अलग अलग टाइप से बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, ठीक है, उसे हम सिंपल सा क्या है सर्कुलेशन कहते हैं। तो कल मैंने दो टाइप के सर्कुलेशन बताए थे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी। उससे थोड़ा सा पहले की ओर चले तो एक हमारे पास प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जैसे इसका मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और हम या फिर कहें कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, या फिर हम कहें हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जो ट्रांसपोर्ट, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सिंपल सा डिफ्यूजन कहते हैं। उसी तरह से और कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो वहां पर हम उसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या है, एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है जो हाई से लो की ओर होता है। तो इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, जबकि इसमें जो है वो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हम लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। उसी तरह से फिर आपने पढ़ा होगा कि लिखा हुआ है साइक्लोसिस मूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा मूवमेंट लिखा हुआ है, साइक्लोसिस मूवमेंट। यानी सिंपल सा क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, तो जैसे जो इरेगुलर शेप वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, या सिंपल सा हम कहें प्रोटोजोन्स और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनमें ये मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। हायर ऑर्गेनिज्म में भी दिखता है, हमारे इंडिविजुअल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से जो है वो सेल्स के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है। लेकिन एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम किस ऑर्गेनिज्म का नाम लेंगे इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में, तो अमीबा है, पैरामीशियम है। ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो इनके अंदर इनकी यूनिसेलर है, उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी है, और इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस वे से होता है, तो बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारे लिए काम के हैं। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ये मैकेनिज्म है, कौन सा, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है वो जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या किए जाते हैं, मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और एनवायरनमेंट के उन सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, दैट इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जबकि हमारे अंदर क्या है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के थ्रू हम एनवायरनमेंट के साथ में मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मैंने क्या कहा है कि अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें जैसे कि अमीबा, एक पैरामीशियम, इनमें इस तरह से मूवमेंट होता है। और हमारे अंदर भी, हमारे बॉडी सेल्स में भी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसकी बात करेंगे हम, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसका एक मेथड ये भी है, कौन सा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जैसे हमारे डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इनके अंदर किस टाइप से मूवमेंट होता है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से जो इनके अंदर जो भी दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें क्या होता है, वहां पर मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हायर में भी देखी जाती है, लेकिन वहां पर हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर, और इनके लिए ये यूनिसेलुलर है, तो इनकी पूरी बॉडी भी एक ही सेल है और एक ही सेल में मूवमेंट कैसा हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की मेथड से कि किस किस तरह से मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है ऑर्गेनिज्म में।
तो एक्टिव और पैसिव, पैसिव में हमारे पास डिफ्यूजन आ जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाई से लो की तरफ जाते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। इसमें तो एनर्जी खर्च होती है और इन टाइप के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती, ठीक है। ये किसी बात है आपको ध्यान रखनी है। ये ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स है कि सर्कुलेशन जो होता है, या जो सर्कुलेशन क्या ट्रांसपोर्टेशन, तो ये किस तरह से होता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने कल पढ़े थे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था कि जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ब्लड जो है वो ओपन कैविटीज में क्या है बहता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड एक रेगुलेटेड वे में फ्लो होता है। एग्जांपल बताया मैंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, डेट इज कॉकरोच है, ऑक्टोपस है, बेसिक ध्यान में रखो। उसके एनेलिडा में अर्थवर्म आ जाएगा, कोडेटा में ह्यूमन बींग्स आ गए। तो इस तरह से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है किसी बात? और उनके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। अब उसके बाद में हमारे ग्रुप में क्या हुआ है आगे, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। अब सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन के बारे में मैं पहले हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और उसके बाद में अगर हम डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वो हमें ज्यादा आसान लगेंगे और ज्यादा अच्छे से हमें मालूम चलेगा। तो हम पहले हार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सिंगल और डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम टॉपिक छोड़ नहीं रहे, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे, जो भी टॉपिक हमने एक सीक्वेंस बनाया उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कल, अब बुक खोलिए तो मालूम होगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मैंने कहीं यहाँ पर नाम नहीं लिया। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, जब ये दोनों चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो सारे डिसऑर्डर्स में एक साथ में बता दूंगा कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है और इनका ये ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हमारे पास में इसके जस्ट बाद में कौन सा टॉपिक था, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ये कब पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे हार्ट के बारे में, फिर उसके बाद में उन दोनों टॉपिक पर जाएंगे, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। और इसी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड के बारे में कल मैंने जानकारी की थी, ब्लड और लिम्फ के बारे में मैंने बताया। सीधा सा मैं मेन टॉपिक पर चलता हूँ और मेन टॉपिक है मेरा ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं अच्छे से। ब्लड के बारे में हम बात करें तो हमारे अंदर कितना ब्लड होता है, तो लगभग 5 to 6 लीटर क्या होता है हमारे पास में ब्लड होता है हमारी बॉडी में। ब्लड के मेन दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। एक तो है प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट। ये ब्लड के हमारे पास में दो पार्ट। ब्लड का 55% पार्ट तो प्लाज्मा होता है और ब्लड का 45% पार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो इस तरह से हमारे पास में दो टाइप के ब्लड के कंपोनेंट हो गए, एक तो हमारे पास प्लाज्मा और दूसरा हुआ हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लियर इतनी सी बात। ब्लड क्या है ये चीज मैं बता चुका हूँ कल। ये क्या है, बॉडी फ्लूइड है, यानी कि जो ले जाने वाला जो है वे जो कैरियर जो है मटेरियल को एक्सचेंज करने में जो लाने ले जाने का काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन है, ब्लड, ठीक है। तो हमारे पास प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड के दो कंपोनेंट समझ रहे हैं ना। देखो हमारे हमारी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है
वो किसके थ्रू होता है? तो आप सिंपल सा कहेंगे कि ब्लड के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, समझ गया ना इतनी सी बात आप कि ब्लड के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ब्लड के अंदर आ गए हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट प्लाज्मा एंड फॉर्म है। प्लाज्मा ब्लड का कितना होता है? 55। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिटेल में प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में हम पहले सबसे पहली बात ये, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? कलरलेस फ्लूइड हो गया। दूसरी चीज, इसमें 90 से 92% क्या होता है? तो इसमें 90 से 92% वाटर होता है। उसके बाद इसमें 6 to 8% प्रोटीन होते हैं और 1 से 2% हमारे पास में प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आयंस हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 से 2%। प्लाज्मा का बेसिक कंपोनेंट कंपोजिशन क्या हो गया? ब्लड का प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55। और प्लाज्मा का 90 से 92% क्या है? वाटर है। 6 to 8% क्या है? प्रोटीन होते हैं और 1 से 2% हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आयंस। अब आगे चलते हैं और प्लाज्मा के हम प्रोटीन्स की बात करें। किसकी बात करें? प्लाज्मा के प्रोटीन्स की बात करें तो प्लाज्मा में हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। एक तो है हमारे पास में एल्बुमिन प्रोटीन, एक तो हमारे पास है एल्बुमिन प्रोटीन, दूसरा है हमारे पास ग्लोबुलिन प्रोटीन और तीसरा हमारे पास में प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हमारे पास तीसरा। तो ये तीन हमारे पास में मेन प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये मेन तीन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। अब आपके पास में पहला है एल्बुमिन प्रोटीन। कि एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है? तो इट मेंटेन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। सिंपल सा लाइन में कहूं, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि वाटर का बैलेंस जो है वो कौन मेंटेन कर रहा है? एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन कर रहा है। ब्लड के अंदर जो वाटर है उसका बैलेंस जो है वो कौन मेंटेन कर रहा है? एल्बुमिन मेंटेन कर रहा है, इसलिए लिखा है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है? तो आपने कभी एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा। आपने कभी एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा और ये जो है वो क्या करता है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में मदद करता है। जैसे ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन सिंपल सा आप क्या कहेंगे? तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तीसरा टाइप का हमारे पास में प्रोटीन है, दैट इज फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। किसमें मदद करता है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो इसका यूज भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्लियर है इतनी सी बात? एक बार इतना लिख दीजिए प्लाज्मा के बारे में, फिर आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स 5 पॉइंट्स किसके लिए लिखे हैं मैंने? प्लाज्मा के लिए लिखे।
आगे चलते हैं, ये प्लाज्मा के हमारे पास में हुई बात है। प्लाज्मा में प्रोटीन के बारे में पढ़िए। नंबर 6 पॉइंट कि प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 1 to 13 हमारे क्लास में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इनएक्टिव स्टेज में, कितने प्लाज्मा में। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स के द्वारा। उसके बाद में एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो पीछे हमारे क्या पास में क्या बच जाएगा, 0। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज 0। अब पीछे हमारे पास में क्या बचा है प्लाज्मा के अंदर, तो 1 से 2% जो चीजें है उसमें क्या हो जाएगी, तो ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो एसिड्स, सोडियम, क्लोरीन, ये सारे आयंस जो है वो क्या होंगे 1 से 2% का कंपोजिशन। क्लियर है इसी बात, ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी। मेन प्लाज्मा का 90 से 92% पार्ट क्या है, तो मेन पार्ट वहां पर वाटर है, 6 to 8% वहां पर प्रोटीन्स होते हैं। मेनली 3 प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एक ब्लड क्लॉटिड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, दूसरा एंटीबॉडीज फॉर्मेशन कर रहा है, और तीसरा हमारे पास में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता है। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं, और प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें तो पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में आगे वाला पॉइंट क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात करें, फॉर्म्ड एलिमेंट में ब्लड का कितना परसेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, जिन्हें और क्या कहते हैं, तो इन्हें और एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं, तो इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है ना, बीसी किसके लिए लिखा है, ब्लड सेल के लिए लिखा है। डब्ल्यूबीसी ये, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम सिंपल सा कहते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरे हमारे पास में होते हैं दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरे हमारे पास में क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम सिंपली कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये वाले 3 सेल्स आपको ध्यान में रखने हैं। मेजर फॉर्म्ड एलिमेंट ये 3 हमारे पास में क्या है, सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। आपको कुछ समझ में नहीं आया जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें भी आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल, सिंपली इन्हें हम कहेंगे एरिथ्रोसाइट्स। आप ध्यान रखोगे आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स।
आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं। देखो ये जो है ना क्वेश्चन का पॉइंट है कंपटीशन का, ये क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट है आरबीसी। आरबीसी की बात करें एरिथ्रोसाइट, सबसे पहले शेप। आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो आप कहेंगे बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक। बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक शेप होता है आरबीसी का। नंबर की बात करें आरबीसी के, तो आरबीसी का नंबर होता है 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ये क्या है आरबीसी का नंबर है। शेप हो गया बाइकॉन्केव और डिस्क, नंबर होता है 5 to 5.5 मिलियन। उसके बाद आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, तो इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि मेमेलियन जो आरबीसी होती है, मेमेलियन आरबीसी हम यहाँ पर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। और हमारे जो आरबीसी होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। किसके बात करूंगा मैं, ये मैमल्स की बात करूं। मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। हो सकता है किसी बुक में कैमल और लामा एक्सेप्शन लिखा हुआ हो, लेकिन अब वो भी उनमें देखे गए हैं कि उनमें भी न्यूक्लियस में, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। और मेच्योर आरबीसी की बात करें तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसे आरबीसी है, तो ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ठीक है, तो ये बात आपको सिंपल से पॉइंट है, ये आरबीसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे चले, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की हम लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। और आरबीसी के अंदर मेन चीज क्या होती है, तो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के बारे में तो हमने कल ही पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन, परसों पढ़ा है हमने कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो आपने कहा कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। इसी वजह से आरबीसी का कलर कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का कलर कैसा होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट की बात करें, तो हम कहेंगे 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन के कंटेंट की बात करें तो कितना होता है, 12 to 16 ml, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल होता है, तो आप कहेंगे आयरन मेटल होता है। ठीक है ना, ये मैंने बताया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, तो आयरन। और क्लोरोफिल में एमजी होता है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ये 2 चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो हम कहेंगे आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो फॉर्मेशन प्रोसेस जो है, इसे हम कहते हैं एरिथ्रोपॉइसिस। क्या कहते हैं इसे, तो इस आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपॉइसिस। आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस क्या कहलाता है, इट इज नोन एज एरिथ्रोपॉइसिस प्रोसेस आरबीसी। रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, आरबीसी। उसके बाद जो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं या डेड आरबीसी जो होते हैं, डेड आरबीसी जो है, ये डेड आरबीसी कहां पर जाकर इकट्ठा होते हैं, तो ये डेड आरबीसी स्प्लीन में इकट्ठा होते हैं। और इसी कारण से स्प्लीन को क्या बोलते हैं, तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं।
ठीक है। स्प्लीन कहाँ होता है? तो ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन के पास में स्प्लीन होता है। इस स्प्लीन जो है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शमशान घाट कहा जाता है, क्योंकि डेड होने के बाद आरबीसी कहाँ पर इकट्ठा होते हैं? तो डेड होने के बाद आरबीसी स्प्लीन में जाकर इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा लिवर में भी क्या होते हैं? वो इकट्ठा होते हैं। थोड़े बहुत लिवर में भी टूटते हैं, क्योंकि आप बताइए लिवर तो बहुत सारा काम करता है, तो वहां पर लिवर में भी वहां पर इकट्ठा होते हैं। और लिवर में क्या करता है लिवर? तो ये हीमोग्लोबिन से अमीनो एसिड वगैरह ये सब अलग करने का काम करता है। तो आरबीसी कहां पर जाता है? स्प्लीन, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। उसके बाद स्प्लीन के बारे में एक पॉइंट और लिखा हूं। स्प्लीन इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन कैसा लिम्फोइड ऑर्गन है? तो स्प्लीन हम कहेंगे इट इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन कैसा लिम्फोइड ऑर्गन है? तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। दो टाइप के हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन किसके रिलेटेड है? तो ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। ह्यूमन एंटल डिजीज में आपके दिए हुए हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, व्हाइल स्प्लीन इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, और भी सेकेंडरी लिम्फोइड होते हैं जैसे लिम्फ नोड्स वगैरह। ठीक है, ये बात अभी ध्यान रखनी है। स्प्लीन क्या है यहाँ पर? सेकेंडरी लिम्फोइड। क्लियर है इस बात? चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? रेड कलर आता है और 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और इस स्प्लीन के बारे में भी दो पॉइंट ध्यान रखोगे। इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड इट इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आल्सो। आरबीसी फॉर्मेशन क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस फॉर्मेशन कहलाता है। प्रोसेस क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस। कहां पर होता है इनका फॉर्मेशन? तो रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन। क्या काम करते हैं? आरबीसी का काम सभी को मालूम है, दैट इज हेल्पिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमने देखा ही है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। तो आरबीसी का काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, या फिर हम कहें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर आज बोलो sir, but in case of fetus, formation of RBCs takes place in the spleen, right? देखो फीटस में तो थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि वहां पर लीवर वगैरह जो है वो इतने एक्टिव नहीं हो पाते इसलिए। ओके सर। सर पर उधर ही फॉर्म होते हैं ना, स्प्लीन में ही ना? हाँ, और ये भी ध्यान रखो कि जैसे वहां पर न्यूक्लियस भी होगा, वहां पर मेच्योर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ये सारी चीजें भी वहां पर होती है। ओके सर। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में टाइम टाइम से ये जो है वो फंक्शंस किसके द्वारा ले लिए जाते हैं? तो मेन ऑर्गन्स के थ्रू ये फंक्शंस ले लिए जाते हैं। जैसे लीवर है तो लीवर के थ्रू ले लिया जाता है ये फंक्शन। फिर किडनी से भी हार्मोन सिक्रेट होता है, जैसे एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो वो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है? आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाता है।
एड्रेनल से एड्रेनल जो ग्लैंड है वहां से भी हार्मोन सीक्रेट होता है एरिथ्रोपोइटिन, तो वो भी फंक्शन दे देता है किसका, आरबीसी फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये अलग अलग हार्मोन्स की स्टिमुलेशन से भी वर्क करता है। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे जैसे बोन मैरो डेवलप होगा वहां से फंक्शन किसके लिए जाएंगे, बोन मैरो के। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल की हम बात करें, व्हाइट ब्लड सेल जिनको सिंपली क्या कहते हैं हम, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जिनको हम सिंपली क्या कहेंगे, डब्ल्यूबीसी, या हम इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आरबीसी की कंपैरिजन में, तो इसको ज्यादा याद रखना है, कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स से हमारे पास क्वेश्चन आसानी से। पहली चीज है शेप की बात करें तो इसका शेप नहीं होता है इरेगुलर शेप का। नंबर की हम बात करें तो नंबर होता है इनका 6000 टू 8000 पर mm क्यूब। न्यूक्लियस क्या होता है इनमें, प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फॉर्मेशन कहां पर होगा, बोन मैरो के अंदर। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि ब्लड सेल्स का कहां पर फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में बोन मैरो के अंदर क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। और ये डब्ल्यूबीसी लिखा है, व्हाइट ब्लड सेल लिखो या इनको कलरलेस लिखो। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक है। और फिर आगे चलते हैं, इनको मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो ग्रैनुलोसाइट्स, एक दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स दूसरे हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। दो भागों में बांट रखा है। ग्रैनुलोसाइट की बात करेंगे तो इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैनुलोसाइट में हमारे पास में 3 टाइप के ब्लड सेल्स दिखते हैं, मोनोसाइट। एक तो हमारे पास में ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन से होते हैं, तो 3 टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ये 3 तो हो गए ग्रैनुलोसाइट, और एक ग्रैनुलोसाइट हमारे पास में होंगे मोनोसाइट एंड न्यूक्लियोसाइट। मोनोसाइट और सॉरी 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 यहाँ पे भी मोनोसाइट नहीं है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और दूसरा है मोनोसाइट और लिग्नोसाइट। ठीक है ना, ये क्या है, एक ग्रैनुलोसाइट। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, और इनको आपको ध्यान में रखना है MLAC, मोनोसाइट लिम्फोसाइट आर ए ग्रैनुलोसाइट। मोनोसाइट लिम्फोसाइट आर ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, इतना सा लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आर ए ग्रैनुलोसाइट, MLA से ध्यान रखिए। तो पीछे जो भी रह गए वो क्या है हमारे पास, ग्रैनुलोसाइट, जैसे कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक पॉइंट पढ़ लेते हैं अभी, बाकी कल पढ़ेंगे। वो है न्यूट्रोफिल। ग्रेन्युलोसाइट को मैं शुरू कर रहा हूं। न्यूट्रोफिल की बात करें तो टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 60% क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, तो 60% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और 60% होने का मतलब क्या है, तो मोस्ट एबंडेंट सेल्स कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, तो मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी की अगर बात करेंगे तो वो कौन से होंगे, न्यूट्रोफिल्स। काम क्या करते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, ये ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय ये बैक्टीरियल सेल्स को एनगल्फ करने का काम करते हैं, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, फैगोसाइटिक सेल। ये बैक्टीरियल सेल्स को क्या करते हैं, एनगल्फ करने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, फैगोसाइटिक सेल्स। ये और मोनोसाइट मिलकर जो है वो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो प्राइमरी लाइन जो डिफेंस की जो है वो कौन बनाता है, तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफिल के बारे में आज 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको। दैट इज 60% मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी एंड द फंक्शन इन फैगोसाइटिक सेल्स और फैगोसाइटिक सेल्स की तरह बात करते हैं, और प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो हम कहेंगे न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो है वो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस का फॉर्मेशन। सर हाँ बोलो। सर ये न्यूट्रोफिल 70% होते हैं ना टोटल डब्ल्यूबीसी? नहीं, 60 से 62%। नहीं सर, बुक में दिया था इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो बुक में बहुत ज्यादा ही दे रखा होगा, लेकिन इतना जहां तक हम अभी तक पढ़ते हैं 60 से 62%, 65%, 70% तो आज ही सुना है। ठीक है, फिर आप ये मान के चलो 60 से 62% या मैक्सिमम 65%। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी ये होते हैं, इनका सबसे 60 से 65% तक का इनका रेशियो होता है। हाँ 5% तो वेरी करता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में बेसोफिल होते हैं, सबसे लीस्ट होते हैं 1 से 2, 0.5 से 1%। फिर यूसिनोफिल देखोगे आप 1 से 2% लिखा हुआ है। मोनोसाइट लिखोगे तो 20 से 25%। और उसके बाद में लास्ट हमारे मोनोसाइट जो है वो 6 to 8%, और लास्ट में लिम्फोसाइट जो होंगे वो 20 से 25%। तो 5% वेरी करेगा इधर उधर, लेकिन बाकी नहीं। सर क्वेश्चन आता है क्या इस पे नीट में? हाँ नीट में आता है क्वेश्चन, इस साल आया था ना क्वेश्चन, इस साल यही से क्वेश्चन पूछा था। हमारे पास न्यूट्रोफिल भी दे रखा था, बेसोफिल भी दे रखा था, यूसिनोफिल भी दे रखा था, और मैच करना था। सर पर कंटेंट वेरी करता है क्या एनसीईआरटी का और बोर्ड का इस साल का? हाँ देखो थोड़ा सा वेरी तो करता है, ये बात तो है कि ये बोर्ड का हमारा जो बुक का जो कंटेंट है वो उस एनसीईआरटी से जो एनटीए जिससे सिलेबस बनाता है उससे थोड़ा सा वेरी करता है। कई डाटा हमारी बुक्स में डाटा जो है वो हो सकता है इसमें ज्यादा एडिट लिखा हुआ है या, ठीक है ना, तो ये सब डाटा जो है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। मेजर चीजें अभी जो तुम्हारी बुक चल रही है वो ज्यादा एनसीईआरटी सिलेबस की जैसी ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाटा वेरी करता है और मैटर भी थोड़ा बहुत अलग है। सर तो इसी से फिर एनसीईआरटी फॉलो करे ना उसके लिए। हाँ, अगर आपको देखो नीट की तैयारी करनी है प्रॉपर, तो आप ये तो पढ़ रहे हो, वो पढ़ना है, बोर्ड के लिए जरूरी है, परसेंटेज भी जरूरी है। साथ साथ में आपको एनसीईआरटी को देखना है। आप देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मेरे पास ये टॉपिक तो इसमें भी है, इसमें भी है। जो टॉपिक अलग है, जो डाटा थोड़ा सा अलग है, उसको किसी एक बुक में लिख लो, अपनी अपनी बोर्ड बुक में लिख लो कि ये चैप्टर मेरे पास ये 10 पॉइंट एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी, वो 10 पॉइंट लिख चलो फिर, ठीक है। ओके सर। और पेपर अभी पता करना है, देखो मैं तो पूरा पेपर जो है ना सॉल्व करवा चुका हूँ, आपको
कुछ नहीं करना है, ये किसी एजुकेशन टाइप करो, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इस साल और पहले भी कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस साल का पूरा पेपर मैंने 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है, 45 क्वेश्चन में विद प्रॉपर। ये साल का भी है ना उस पे? हाँ, नीट 2020 का भी है, आप लिखोगे नीट क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 45 क्वेश्चंस से सॉल्व किया है, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आपके पास, जो भी डाउट है कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो, हम उसको देख लेंगे। जैसे आपने कहा 70%, एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। मेजर 60 से 65% तक का लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी के डाटा में, एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे, ठीक है ना। और भी डाउट है तो थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।